नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी और द करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों 24 मई 2024 है और आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर के साथ, द हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। यूपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। अगले वर्ष 25 मई को जो है वो यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम है और अगस्त से मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयार हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों 365 दिन जो होते हैं ये कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को 2025 में यूपीएससी का पेपर देना है, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपको अपने तरफ से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आपसे निवेदन है कि आप अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए, ठीक है। अदरवाइज ये दिन कब गुजर जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। और जितने लोग भी पढ़ने वाले होंगे उनसे उम्मीद है कि वो लोग पढ़ रहे होंगे और आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट्स पर कड़ी पकड़ बनाइए। जैसे कि पॉलिटी जो है उस पर भी आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। जियोग्राफी पर अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि प्रीलिम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एंशियंट हिस्ट्री से भी आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसमें खास करके कल्चर से सवाल आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी से भी सवाल पूछा जाता है। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, जो भी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के संबंध में भी सवाल आता है। और इकोनॉमी का करंट का हिस्सा पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी से जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आप अपनी गहरी पकड़ बनाइए, जिससे कि आने वाले समय में आप अपना पेपर अच्छे से दे सकें। पीवाईक्यू भी आप जो है देते रहिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू जो है पुराने वर्षों के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। सिलेबस आप लोग अपना रिमेंबर करिए, सिलेबस अपना याद रखिए, क्योंकि सिलेबस ही आप लोगों का पथ प्रदर्शक है एक प्रकार से। यूपीएससी के लिए बाइबल आप बोल सकते हैं, यूपीएससी का बाइबल है जो सिलेबस है। अगर आप सिलेबस रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, ठीक है। आज के इस करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी, और अग्निवीर के बारे में कुछ बातचीतें होंगी, ठीक है। दूसरी प्रीति स्मिता नामक एक बच्ची है 14 साल की, उड़ीसा की, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है वर्ल्ड यूथ 40 kg टाइटल में, ठीक है। और जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है और आने वाला जो इसका सम्मेलन है, जो भी इस पर चर्चा होने वाली जो मीटिंग है, वो आने वाले समय में पूरे दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन लोगों को पैंडेमिक से जो है सुरक्षित करने के लिए तैयार करने का एक खाका तैयार करेगी। इस बारे में बातचीत होगी, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है, उसको याद रखिए। उन्होंने कहा है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। जितने भी नकारात्मक किस्म के लोग हैं उनसे दूर रहिए। आपके पास कोई भी अगर सॉल्यूशन होगा, आप किसी भी समस्या का अगर हल प्राप्त कर लेंगे, तो उन चीज़ों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं ऐसे लोगों के पास हमेशा से मौजूद रही हैं, ठीक है। तो इसलिए निगेटिव लोगों से दूर रहें, जो आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। ये लोग बहुत नुकसान पहुंचाते हैं आपको, आपकी सारी ऊर्जा को ये नष्ट कर देते हैं। सिर्फ एक दो बातों से ही अपने आप को बड़ा प्रूव करने के चक्कर में आपकी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से कृपया करके दूरी बनाकर रखिए और शांति से अध्ययन करिए, शांति से अध्ययन करिए। जब आपका सिलेक्शन होगा तो वैसे भी ऐसे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आज का आर्टिकल जो है इसमें कहा गया है कि क्या डॉक्टर्स जो चिकित्सक महोदय हैं, उनको भी हमको क्या कहते हैं, बाहर रखना पड़ेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या डॉक्टर्स जो हैं उनको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रखें या उनको बाहर रखें, इस पर पूरी चर्चा है, ठीक है। तो आप समझिएगा, एक सरोजा सुंदरम जी हैं, इस आर्टिकल में उन्होंने जो है अपनी योगदान दिया। उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि कदाचार के खिलाफ कार्रवाई एक बात है, मतलब कदाचार जो होता है, जो माल प्रैक्टिस होती है, जैसे डॉक्टर्स की ही बात करिए, वो एक बात है। लेकिन जब भी कोई मरीज, उपभोक्ता, जो कंज्यूमर होता है, उसको मुआवजा देना बड़ी बात। जैसे कि जो मेडिकल काउंसिल है भारत की, वो
सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के ऊपर कार्यवाही करती है। जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने कोई गलत काम कर दिया, कुछ गलत तरीके से मरीज का इलाज कर दिया और मरीज से अगर इसको नुकसान हो गया तो मरीज को मुआवजा नहीं देता है, वो उस डॉक्टर का लाइसेंस क्या कर देता है, रद्द कर देता है, या जो भी करता है वो डॉक्टर के लिए करता है, ठीक है। तो उससे मरीज का कोई रिलेशन नहीं। तो इनका मानना है, सरोजा सुंदरम जी का मानना है कि जो प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर डॉक्टर्स को भी रखना चाहिए, ठीक है, इनका ये मानना है, ठीक है। तो इस महीने के शुरुआत में, इस मंथ के शुरू में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो वकील होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, अगर उन्होंने सेवा में अपनी कमी की या गलत तरीके से किसी के लिए केस लड़ा या लापरवाही की, तो उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दोषी नहीं ठहरा जाएगा या रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और न्यायालय ने यह भी बोला कि जो चिकित्सक पेशेवर हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, ठीक है, चिकित्सक पेशेवरों में कौन कौन आएंगे, डॉक्टर आएंगे, स्टाफ आएंगे वहां के, खास करके प्रोफेशनल स्टाफ जो होते हैं, जो डॉक्टर के साथ रहते हैं, डॉक्टर के जो प्रोफेशनल स्टाफ रहते हैं, स्टाफ, वो भी आएंगे उसमें। उनको भी जो है हटाने की बात हो रही है। जो 1986 का प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इनको भी शामिल करता है ना, ये भी बात समझिए आप। 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो शामिल करता है डॉक्टर्स और जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स है। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि 1995 में जो फैसला दिया गया था उसके अनुसार जो सेवा है, सेवा शब्द की परिभाषा जिसमें चिकित्सा क्षेत्र भी शामिल है, कि फिर से जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो 1995 में फैसला आया था उसको हमको क्या करना है, फिर से जांच करना है उसको, और दोबारा से उसके बारे में देखा जाएगा, ठीक है, ये पूरा मामला है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है, एक तो एक बात ये समझिए, अगर कोई फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का और उसको बदलना हो, जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और उसको बदलना हो, उस फैसले को बदलना हुआ, तो जब भी वो फैसला बदला जाएगा तो उससे बड़ी बेंच काम करेगी, ये बात समझिएगा। हमेशा पिछली बेंच से बड़ी बेंच जो है उस फैसले को बदलने का ये दावा मतलब बदल सकती है, ठीक है, ये समझिएगा आप। दूसरी बात समझिए, क्या मरीजों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सहारा लेना उचित है, मतलब जो मरीज हैं क्या वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सहारा लें, क्या यह उचित होगा कि उनको सहारा लेना चाहिए इससे। अब 1995 का जो मामला था उसके तथ्यों पर फिर से विचार करना सुप्रीम कोर्ट का एक स्वागत योग्य निर्णय, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि 1995 के मामले को दोबारा से हम देखना चाहेंगे, दोबारा से उसको विजिट करना चाहेंगे। और वो मामला क्या था, वो मामला था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता, ठीक है, जिसमें यह तय किया गया था कि जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक पेशेवर हैं, वो अस्पताल सेवा प्रदाता के रूप में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मामला क्या है कि जो 1995 का केस था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता, उसमें यह कहा गया कि जितने भी डॉक्टर हैं, ठीक है, जो चिकित्सा पेशेवर हैं, मतलब कि मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, और जो अस्पताल सेवा प्रदाता के रूप में क्या होंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर्स होते हैं, आपको पता ही है, जो डॉक्टर्स हैं, ये पूरे आर्टिकल के अनुसार ये बोला गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत योग्य होते हैं, बहुत योग्य प्रोफेशनल होते हैं, और वो उन लोगों को सेवा प्रदान करते हैं जैसे जो मरीज हैं, ठीक है। तो वकील की तुलना में, और ये ऐसा पेशा है जिसकी तुलना किसी और पेशे से आप नहीं कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर जो है वो बहुत विशेष होता है, ठीक है, और जिस तरीके का काम डॉक्टर करते हैं वो काम थोड़ा बहुत स्पेशल टाइप का होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वकील हैं उनको आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, ठीक वैसे ही इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। तो अच्छा, महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि मानव शरीर जो होता है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रिएक्शन देता है। जैसे सीधी बात समझिए, इसमें यह कहने का प्रयास है, जिस मान लीजिए आप पैरासीटामॉल खाते हैं, ठीक है, पैरासीटामॉल आप खा रहे हैं, एक व्यक्ति है जिसको पैरासीटामॉल सूट करता है और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको पैरासीटामॉल नहीं सूट करता है। अब डॉक्टर के पास आप गए, ठीक है, डॉक्टर के पास आप गए और आपने बोला कि सर हमें बुखार है, डॉक्टर साहब बुखार है, हमको दवा दीजिए। अब डॉक्टर ने आपको पैरासीटामॉल दे दिया, ठीक है,
और वो पैरासीटामॉल अगर नहीं काम कर रही है आपके ऊपर, तो उसमें डॉक्टर की कोई गलती तो नहीं है। अब आप डॉक्टर को प्रताड़ित करने लगेंगे, ये समस्या है। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो है डॉक्टर को शामिल करना उचित नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग काम कर रहा है। वो बहुत हाई प्रोफाइल जो है ऑपरेशन करता है, हार्ट का ऑपरेशन करता है, ब्रेन का ऑपरेशन करता है, और आपको पता है ब्रेन जैसा ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, वो फेल भी हो सकता है भाई, वो फेल भी हो सकता है, सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो जब सक्सेसफुल हो जाता है तब तो बड़ी अच्छी बात है, मरीज डॉक्टर को अपना भगवान मानने लगते हैं। और अगर गलती से वो फेल हो गया, गलती से क्या हुआ, अगर वो फेल हो गया, तो फिर वही मरीज जो है अपने डॉक्टर के पीछे लग जाता है, उसके जान के पीछे पड़ जाता है। ये समस्या है ना। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके अंदर या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर को बनाना उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सर्जरियां ऐसी होती हैं, बहुत हाई टेक होती है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी का उसमें जरूरत पड़ती है, तो मरीजों को सावधानी पूर्वक देखभाल करनी होती है। ठीक है। अब एक चीज और समझिए, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 जो है वो कदाचार को परिभाषित कर सकता है। वो दोषी डॉक्टरों पर भी कार्रवाई कर, देखिए अभी तक जो मैं बोल रहा था, अभी तक जो पहला इससे इससे पहले का ये जो हम लोगों ने ये जो पढ़ा, ये डॉक्टर को सपोर्ट कर रहा है, एक प्रकार से डॉक्टर को सपोर्ट कर रहा है कि आप जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन जो ये वाला जो पेज है, इसमें ये बोला जाएगा कि नहीं शामिल करना चाहिए, हमको शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए वही बता रहा हूँ। इसमें कहा गया कि जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम है, जिसको आप बोलते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, वो कदाचार मतलब माल प्रैक्टिस इसको बोलते हैं। माल प्रैक्टिस मतलब अगर गलत तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, लापरवाही से अगर प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, तो उसी को हम बोलते हैं कदाचार या माल प्रैक्टिस। इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 क्या करता है, जो भी डॉक्टर दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई करता है। लेकिन इससे प्रभावित जो रोगी है, इससे प्रभावित जो रोगी है, उसको कोई लाभ नहीं होता इससे। ठीक है, इससे कोई लाभ नहीं होगा, उसको जो नुकसान हो चुका है वो तो हो ही चुका है। तो जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसके पास मरीजों को लगी चोटों के लिए मुआवजा देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। और एक बात और भी है, सिविल और आपराधिक कानून भी हो सकते हैं जिसका आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन आपराधिक कानून तब लागू होता है जब मरीज की मृत्यु हो जाती है, ये बात ध्यान रखिए। जब मरीज की मृत्यु हो जाए तब तो आप आपराधिक कानून लगाएंगे। भाई फौजदारी कानून क्या होगा, फौजदारी तभी लागू होगा ना जब मृत्यु हो जाएगी अपराध उसकी, मरीज की। और सिविल कानून भी लग सकता है, लेकिन उसमें इतना समय लगता है। सिविल कानून जो है उसमें इतनी जटिल प्रक्रिया है, शुल्क और देरी की वजह से ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला परीक्षण बन जाएगा। और मरीज जो है जिसको मुआवजा और जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको बहुत देरी में मिलेगा, तो उसको कोई फायदा होगा नहीं इससे। ठीक है, ये पूरा मामला है। तो ये इतनी समस्याएं, इतनी जटिलता है, तो इससे कोई मरीज जो है अपना किसी मरीज का परिवार जो है वो अदालतों का दरवाजा जो है खटखटाने से डरता है, वो कोर्ट तक जाना नहीं चाहता। अब जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो मरीज भी तो एक हिसाब से आप देखें तो मरीज जो है वो भी तो एक प्रकार के कंज्यूमर ही है ना भाई। अगर कोई मरीज है वो तो एक प्रकार का कंज्यूमर है ना, वो तो सर्विस लेने गया हुआ है डॉक्टर से, उसको किसी प्रकार की समस्या, कोई रोग है, तो डॉक्टर उसको एक प्रकार से सेवा उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है। तो जब चिकित्सा व्यवसाय नहीं है कोई, ये एक प्रकार से कोई व्यवसाय नहीं है चिकित्सा, लेकिन एक सेवा तो है ना। तो अगर उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की जा रही है तो उसमें कुछ पैसा लगता है। तो अगर किसी मरीज का नुकसान हो गया तो भाई वो मरीज कहाँ जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मरीज को नुकसान हो गया तो अपने मुआवजे के लिए जाएगा कहाँ। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डॉक्टर्स को शामिल करना उचित है। ये पूरे पैराग्राफ से ये बात सामने आ रही है। ठीक है, आप समझिएगा। जब आपको लग रहा है कि जो रोगियों के लिए प्रतिकूल परिणामों को चुनौती देने के मार्ग के रूप में जब उपभोक्ता संरक्षण नियम का उपयोग करने में क्या समस्याएं हैं और क्या अवसर है, ये इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसमें यह मामला है कि जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, कई बार ऐसा आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत बार देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो जो है मेडिकल प्रोसीजर के दौरान जब भी वो इलाज करते हैं मरीजों का, उस टाइम पर बहुत लापरवाही करते हैं। आपने सुना होगा, घोर लापरवाही करते हैं।
ये तो हो गया कि उनके लिए सही है। जो डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, जो डॉक्टर परेशान कर रहा है, जो डॉक्टर मेडिकल प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं कर रहा है, परेशान कर रहा है मरीजों को, उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये उपभोक्ता संरक्षण नियम जो है, उसके लिए अच्छा ही है। लेकिन उनका क्या, जो इस क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो मरीज होते हैं वो डॉक्टर को पैसा देना नहीं चाहते, फीस देना नहीं चाहते, ठीक है, हॉस्पिटल को फीस देना नहीं चाहते, और इस वजह से उनके खिलाफ झूठा केस जो है दायर कर देते हैं। और समस्या इतनी है ये कि चिकित्सक को अपने आप को निर्दोष साबित करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। चिकित्सक क्या करता है, खुद को निर्दोष साबित करने में उसको इतना टाइम लग जाता है, जैसे कि मरीज ने जिला फोरम में शिकायत दर्ज की, उसके बाद राज्य आयोग में जाता है, फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के पास पहुंचता है, और इससे इन सारी प्रक्रियाओं से इतना लंबा टाइम, तकरीबन 10 वर्ष तो लग जाएंगे उसको अपने आप को निर्दोष साबित करने में। इतने में तो उसकी प्रैक्टिस, इसकी उसकी प्रैक्टिस गई, उसका प्रतिष्ठा गया, ठीक है, और जो नुकसान हुआ पैसे का वो अलग बात। तो इन सब चीजों से डॉक्टर क्या हो जा रहे हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज, जो आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको लिखता लगता होगा कि जो डॉक्टर है वो इतना जांच क्यों लिखता है आपके लिए, डॉक्टर जो है इतना चेकअप या इतना जांच क्यों लिखता है। तो कई बार क्या होता है, डॉक्टर जो है डर जाते हैं, डर डर कर आपका चेकअप इसलिए करवाता है जिससे अगर मान लीजिए बाद में कोई दिक्कत हो तो आपको दिखा सके कि देखिए हमने सारी जांचें की थी, और जब हमने जांचें की थी तो हमारे पास प्रूफ है कि हमने किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया। तो जांच इसलिए एक्स्ट्रा जांच करवाई जाती है, ठीक है। और डॉक्टर अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते, जिससे बाद में अगर कोई केस भी हो गया तो वो अपने आप को सही साबित कर सके, इसलिए जांच भी बहुत ज्यादा करवाते हैं। ये बात समझिए आप, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये पूरा मामला है आपका। और अगर मेरी आवाज बहुत आपको स्लो लग रही हो, कि मतलब मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, तो आप जो है अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो अभी बिगिनर है, जिन्होंने स्टार्टिंग की है अपने पढ़ाई की, तो उनको अगर बहुत तेजी से मैं बताऊंगा, बहुत तेजी से समझाऊंगा, तो उनको थोड़ा समझ में कम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। आगे समझिए। अब हुआ क्या, जो 1995 का निर्णय है उपभोक्ता संरक्षण नियम मरीजों को, वो एक प्रकार से ये फायदा पहुंचा रहा है मरीजों को, कि अगर डॉक्टर किसी प्रकार की लापरवाही कर रहा है, किसी प्रकार की समस्या पैदा कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। ये हमारे लिए फायदे वाली चीज है, ठीक है। अब देखिएगा, जहां तक उपभोक्ताओं का सवाल है, तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे कम मामले दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर मामलों में कदाचार का जो मामला है वो वास्तविक मामला होगा, या रोगी परिवार को दृढ़ता से विश्वास दिलाएगा कि डॉक्टर ने उनके साथ गलत किया, ठीक है। और एक बात और भी समझिएगा कि समय पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न कराना इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। उपभोक्ता आयोग में देरी का एक ऐसा मुद्दा है जिसे निश्चित रूप से निपटने की आवश्यकता, मतलब उपभोक्ता आयोग में जाओगे तो कंज्यूमर कमीशन में चले जाओगे, लेकिन इतना वक्त लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा कि आप अपने आप में ही परेशान हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मामलों को संभालने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, और 10 से 12 साल मतलब न्याय में अगर देरी हो रही है तो अपने आप में ही वो अन्याय है, आप समझिए इस बात को। एक बात और समझिएगा, यदि उपभोक्ता मंचों को चिकित्सा शिकायतों से निपटाने का अनुचित तरीका माना जाता है, तो इसका वैकल्पिक तंत्र क्या हो सकता है। मतलब अगर हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो है डॉक्टर को हम शामिल ना करें, तो मान लीजिए अगर हमारे साथ कोई समस्या हो रही है, हमको डॉक्टर के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, या वो माल प्रैक्टिस कर रहा है, माल प्रैक्टिस का मतलब कदाचार कर रहा है, सही ढंग से इलाज नहीं कर रहा है, तो फिर हम जाएं कहाँ। और इससे मान लीजिए किसी मरीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, मरीज को बहुत नुकसान हो गया, तो फिर कहाँ जाएगा वो, इसका विकल्प क्या होगा हमारे लिए, ठीक है। ये बात समझिएगा। अब आप समझिए, बैंकिंग में, बीमा में, इंश्योरेंस में, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिक क्षेत्रों में, इन सब में तो लोकपाल है, लेकिन हमको इन सब से निपटने के लिए, इन मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात और समझिए, उपभोक्ता के पास हमेशा उपभोक्ता अदालतों के समक्ष मामला दायर करने का विकल्प होना चाहिए, लेकिन वहां मामला पहुंचाने से पहले ही, अगर कोर्ट में मामला जाने से पहले ही निपट जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है।
तो इसमें ये बताया जा रहा है कि निवारण के रूप में हमें एक निकाय हो सकता है, हमें एक बॉडी मिल सकती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल या एक ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, एक ऑटोनोमस बॉडी हो सकती है जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो। अगर वो बना दिया जाए, ऑटोनोमस बॉडी कोई बना दी जाए जिसके पास हम जा सकें, ठीक है, तो चिकित्सकीय लापरवाही और इसके अंतर्गत एक ऐसी चीज है जिस पर हम काम कर सकते हैं। मतलब जो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये इसमें चिकित्सकीय लापरवाही आती ही नहीं है, ठीक है। तो हम मध्यस्थता करने के लिए हमारे पास कोई तो ऐसा बॉडी होना चाहिए, कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां पर हम जाकर अपनी बात रख सके, ठीक है। तो ये अगर उपभोक्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की जाए 1986, तो इसमें क्या था कि दिसंबर 1986 में इसे लोकसभा में पेश किया गया, ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के जो सुरक्षा है उसके उसको सुरक्षा प्रदान करता है अधिकारों की, और इसने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक निवारण तंत्र स्थापित किया हुआ है। यदि वे ज्ञान की कमी या विक्रेता की गलती के कारण दोषपूर्ण निर्मित वस्तुओं और अपूर्ण सेवाओं से प्रभावित होते थे, तो विक्रेताओं की ओर से उत्पाद दायित्व इस अधिनियम के अंतर्गत कवर किया गया था। मतलब जो भी उत्पाद विक्रेता बेच रहे हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे, ठीक है। और 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसको 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया या रिप्लेस कर दिया गया। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पेश किया गया था। और इसका जो उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ये 3 स्तर पर स्थापित किया गया था। एक तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, दूसरा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और तीसरा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें उत्पाद दायित्व, मतलब जो प्रोडक्ट बेचा जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भी है, मतलब कंज्यूमर कॉन्फ्लिक्ट आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया। अधिकार क्षेत्र, मतलब कहां तक का किसका अधिकार क्षेत्र है। दंड और बहुत कुछ के साथ ही अधिकार अधिनियम के अध्याय 2 और 3 में अंतर्गत शामिल किए गए थे, ठीक है। ये पूरा मामला है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा अग्निवीर स्कीम के बारे में। अभी हाल ही में एक खबर आई है जिसमें यह कहा गया कि तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अध्यक्षता में एक सैन्य मामलों के विभाग ने इस योजना पर बलों से प्रतिक्रिया मांगी। मतलब इसका एक प्रकार से वो मांगा गया है कि क्या रिस्पांस रहा है इसका अब तक का, ठीक है, इस योजना का क्या रिस्पांस रहा है, कितनी सफल रही है, यही सब बात जो है इसमें की गई, ठीक है। अब समझिएगा जो अग्निवीर स्कीम है ये क्या है। यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। और इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जो युवा हैं उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे अग्निवीर। और युवा कम अवधि के लिए भर्ती हो सकेंगे, मतलब 4 साल के लिए, ठीक है। और इस योजना के तहत सालाना लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, और अधिकांश केवल 4 वर्षों में सेवा छोड़ देंगे। लगभग 4 वर्षों के बाद बैच के केवल 25% को 15 वर्ष की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। मतलब 100 लोग जाएंगे तो उसमें से 25 लोगों को शामिल किया जाएगा और बाकी 75 लोग वापस लौट जाएंगे। ये इस स्कीम का पूरा मामला है। और एलिजिबिलिटी जो है इसकी क्या है, इसके बारे में समझिए। इसमें अधिकारी रैंक से नीचे के जो लोग हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। ऐसे लोग जो अधिकारी के रूप में बलों में शामिल होते हैं उनके लिए योजना नहीं है। और इसमें जो क्राइटेरिया है एज की, वो है 17.5 साल से 23 वर्ष, ठीक है। ये पूरा आपका मामला है अग्निवीर स्कीम का, ठीक है। आगे समझिएगा। अब एक प्रीति स्मिता जी हैं, उन्होंने यूथ 40 kg टाइटल जो है जीत लिया है, जो कि पेरू के लीमा में आयोजित किया गया था। ये 2024 IWF यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम भार में एक नया युवा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और यह पहली बार है जब किसी भारतीय भारोत्तोलक ने युवा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। 40 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रीति स्मिता ने स्नैच में 57 किलोग्राम उठाया, मतलब स्नैचिंग में, और क्लीन एंड जर्क में 76 किलोग्राम उठाकर टोटल कितना उठा दिया? टोटल 133 किलोग्राम वजन उठाया। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया जिसमें किलोग्राम से बेहतर कर लिया था, 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने कितना उठाया था क्लीन जर्क में? 76, और रिकॉर्ड क्या था? 75 kg का, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है।
और इसी के साथ भारत ने भार वर्ग में स्वर्ण पदक और रजत पदक के साथ समापन किया। इनकी ही हम वतन मतलब हमारे ही देश की ज्योत्सना सबर ने रजत पदक जीता। ठीक है, ये पूरा आपका वर्ल्ड यूथ 40 केजी टाइटल अवार्ड जो कि पेरू के लीमा में आयोजित किया गया था। लीमा जो है वो पेरू की राजधानी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के संबंध में कुछ बातों पर जो है गौर करिएगा। विश्व स्वास्थ्य सभा जो है उसकी जो बैठक होने वाली है वो अगले सप्ताह होगी। ठीक है, और यह वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनेगी। ठीक है, और महामारी के बाद जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा किए गए 300 प्रस्तावों पर आधारित संशोधनों का एक पैकेज एजेंडे का वो होगा, मतलब विस्तार किया जाएगा उसका। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में इन संशोधनों का लक्ष्य क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया, मतलब जो ये पैंडेमिक वगैरह हो रहा है, आने वाले समय में अगर कोई पैंडेमिक आ गया, कोई महामारी आई वैश्विक, तो उससे हम रेडी रहेंगे लड़ाई करने के लिए, किस तरीके से हम रिस्पॉन्स करेंगे, इस बारे में भी बहुत सारी बातचीत होंगी और इस बारे में भी बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होने वाला है, ऐसी स्थितियों पर प्रतिक्रिया के मामले में जो है देशों की क्षमता में सुधार करना पड़ेगा। मतलब जब ये कोविड-19 आया था तो आपने देखा था पूरी दुनिया भर में भयावह स्थिति पैदा हो गई थी, त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया था पूरी दुनिया। तो उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, किस तरीके से उसको और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य सभा जो है उस बारे में बातचीत करेगी और उस पर विचार करेगी। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम होता है जिसको हम IHR कहते हैं। पहली बार क्या हुआ गया, इसे 1969 में WHO द्वारा अपनाया गया था और आखिरी बार 2005 में इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं के जो प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए अधिकतम करने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई थी और 2005 में इसको संशोधित किया जाएगा था। इसमें टोटल 196 राज्य शामिल है, राज्य मतलब देश 196। ठीक है, जिनमें 194 WHO के सदस्य देश हैं। ठीक है, और इसमें लिंकस्टीन एक देश है, लिंक टेस्टिन एक देश है और होली सी एक देश है, ये भी शामिल है। ठीक है, IHR एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो पब्लिक हेल्थ की समस्याएं हैं और उनको सीमाओं को पार करने की क्षमता वाली आपात, मतलब ऐसी समस्याएं जो किसी स्टेट में, किसी एक देश में नहीं बल्कि एक दूसरे देश में ही ट्रेवल करती हैं, एक जिसको हम ट्रांसनेशनल बात कर सकते हैं, कि सीमाओं को पार करने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए जो देश के अधिकार हैं और उनके जो दायित्व है उनको ये क्या करता है, परिभाषित करता है। ठीक है, और एक बात और समझिएगा कि वे विनियमों के तहत जो व्यक्तिगत डेटा है उसके उपचार और सूची सहमति और स्वास्थ्य उपायों के आवेदन में गैर भेदभाव के संबंध में यात्रियों और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी पेश करते हैं। इसलिए IHR अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक उपकरण है, एक साधन है जो कि 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। बात समझिएगा, 196 देशों पर क्या है, एक प्रकार से बाइंड है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ठीक है, आगे समझिएगा। अब इसका जो निगरानी प्रणाली होता है, जो IHR है, इसकी जो निगरानी प्रणाली जिसको हम बोलते हैं सर्विलांस सिस्टम, वो सभी देशों में निगरानी प्रणालियां रखने की बात करता है जहां पर गंभीर स्वास्थ्य घटनाओं का समय पर पता लगाने, ठीक है, जो गंभीर स्वास्थ्य घटनाएं होती हैं उनका समय पर पता लगाने और इन घटनाओं का आकलन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, ध्यान से समझिएगा, जो ये जो IHR है ये सभी देशों में निगरानी प्रणालियां रखने की बात करता है, जैसे कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक है, स्वास्थ्य घटना होती हैं और उनका समय पर पता लगाना, ठीक है, और इन घटनाओं का आकलन करने और WHO को रिपोर्ट करने में सक्षम हो। मतलब ऐसी प्रणालियों की बात करता है जिससे हर देश में क्या होना चाहिए, एक सर्विलांस प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, निगरानी प्रणाली होनी चाहिए जो कि वहां की होने वाली घटनाओं पर नजर रख सके और WHO को रिपोर्ट कर सके। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, WHO को रिपोर्ट कर सके। ठीक है, और इससे क्योंकि इससे क्या पता चलेगा, इससे कितना जोखिम है, उस घटना से कितना जोखिम बढ़ सकता है, कितना रिस्क हो सकता है, उस बारे में पता लगेगा, तो उसको निपटाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और देश के कार्यान्वयन का जो लक्ष्य होता है वो पड़ोसी देशों में भी स्वास्थ्य जोखिमों के प्रसार को सीमित करना। मतलब जितनी जोखिम है पड़ोसी देशों में जो हेल्थ से रिलेटेड जो रिस्क होता है
उसको भी रोकने का काम करता है, और अनुचित यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों को रोकना है। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब थोड़ा सा वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी के बारे में समझ लीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी क्या है। वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक निर्णय वाली संस्था है, निर्णय लेने वाली, मतलब जो स्वास्थ्य संबंधित जो दुनिया भर में महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो यही लेती है। तो इसका नाम इसीलिए क्या हो गया, यह विश्व स्वास्थ्य सभा है। इसमें सभी WHO सदस्य देश और देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग लेते हैं, और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं। और विश्व स्वास्थ्य सभा के जो कुछ प्रमुख कार्य हैं उसमें क्या है, वो संगठन की नीतियों का निर्धारण करती है, महानिदेशक की नियुक्ति करती है, वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करती है, और प्रस्तावित कार्यक्रम की बजट और उसकी समीक्षा और उसका अनुमोदन करती है। स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। ये जो स्वास्थ्य सभा जो अभी नेक्स्ट वीक होने वाली है, ये कहाँ पर आयोजित होगी, ये जो आप सीन देख रहे हैं ये कहाँ पर है, ये सीन है जिनेवा का। कहाँ का है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड का सीन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूरा मामला है आपका। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अच्छे से जो है करंट अफेयर पढ़ते रहिए और लोगों को बताते रहिए। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और उससे उनको फायदा हो। ठीक है, इस वीडियो का उद्देश्य एकमात्र है कि आपको यूपीएससी यूपीपीएससी के जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आपको जागरूक करना। ठीक है, तो कृपया करके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक हमारे भाई बहन, हमारे भाई बंधु जो है इस वीडियो को देख सकें और उनको इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।